वुड यू लाइक टू हैव सम टी। जब मैंने ये लाइन बोली तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आप टी लेंगे। मैं आपको ऑफ़र कर रही हूँ, मैं आपके आपके सामने एक प्रपोज़ल रख रही हूँ कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। तो ऑफ़र का सिंपल मतलब क्या हो सकता है? ऑफ़र वर्ड जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? आस्क। आस्क आती है कि आप कुछ पूछ रहे हो। प्रपोज़ल, प्रपोज़ल रख लो, अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हो। विलिंगनेस, ऑफर का सिंपल मतलब है अपनी विलिंगनेस शो करना। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको अपना विलिंगनेस शो करना ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप होता है ऑफ़र। जब तक आप शर्तें ही नहीं रखोगे, जब तक आप ऑफ़र ही नहीं रखोगे, अपनी विलिंगनेस ही शो नहीं करोगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे करोगे? दूसरे वाला उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा? और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कंसिडरेशन किस चीज़ से मिलके बनता है? ऑफ़र से और एक्सेप्टेंस से। इनसे मिलके बनता है कंसिडरेशन। और इनको जब एक कंसिडरेशन होता है तो क्या वो कन्वर्ट हो जाता है एग्रीमेंट में। जब तक आपके सामने एक अग्रीमेंट ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? जब तक आपके सामने एक ऑफर ही नहीं है, प्रपोजल ही नहीं रखा, फिर उसका एक्सेप्टेंस कौन करेगा? उस पर सहमति कौन देगा? फिर वो कंसिडरेशन गिव और टेक कैसे बनेगा? कंसिडरेशन का मतलब है प्रतिफल। ठीक है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कंसिडरेशन ऑफ़र या एक्सेप्टेंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑफ़र का सिंपली मतलब क्या है, चलिए पीडीएफ के थ्रू जानते हैं। चलिए देखते हैं ऑफ़र क्या है। एन ऑफर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के शुरुआती चरण क्या है? ऑफर है। इट इंडिकेट्स अ फाइनल विलिंगनेस टू बी बाउंड बाई लीगल ऑब्लिगेशन इफ़ वन पार्टी सेज यस। यानी अगर दूसरी पार्टी हाँ करती है कि हाँ चलिए हम दोनों लीगली बाउंड होते हैं, लीगली ऑब्लिगेशंस में आते हैं, तो वो ऑफ़र बन जाता है। ऑफ़र लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए होता है, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन नहीं हो सकती। मतलब भाई बहन के बीच, पति पत्नी के बीच, फैमिली में, दोस्तों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकते। उसके लिए आपको लीगली बाउंड होना पड़ेगा, आपके बीच एक कानूनन रिश्ता बनना पड़ेगा। ठीक है, इट इंडिकेट्स अ फाइनल विलिंगनेस टू बी बाउंड बाई लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन हमने कल पढ़ लिया था कि लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है। लीगल रूल्स फॉर वैलिड ऑफर। टू बी लीगली एनफोर्सेबल एन ऑफर मस्ट सेटिस्फाई सेवरल क्राइटेरिया एस्टेब्लिश बाय स्टैट्यूट एंड कॉमन लॉ। तो कब माना जाएगा एक वैलिड ऑफर है? ठीक है, तो देख लेते हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑफर तभी माना जाएगा जब आपका इंटेंशन जो हो वो लीगल रिलेशन क्रिएट करना हो। द ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंट टू एस्टैब्लिश अ लीगल बॉन्ड। सोशल इन्विटेशन, एग्जाम्पल इन्वाइटिंग अ फ्रेंड टू लंच, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल ऑफर। ठीक है, तो ऑफर जो है वो लीगल होना चाहिए, यानी आपके बीच लीगल रिलेशंस बनना चाहिए। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। द टर्म्स मस्ट बी डेफिनेट, क्लियर एंड अनएम्बिगस। यानी क्लियर हो, धुंधली ना हो, उसमें कुछ छिपा हुआ ना हो, और डेफिनेट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, एज पर सेक्शन 29 एन ऑफर टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ ऑयल इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। यानी कि आप 100 टन ऑयल बेचना चाहते हो, ठीक है, लेकिन किस तरह का ऑयल है ये उसमें मेंशन ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर में मेंशन ही नहीं है कि किस टाइप का आप जो है तेल बेचना चाहते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये ऑफर जो है वो वाइड हो जाएगा, ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी, इस वर्ड हो जाएगा ऑफर। ठीक है, क्योंकि आपने स्पेसिफाई ही नहीं किया आप जो ऑफर कर रहे हो वो किस चीज़ का ऑफर कर रहे हो, कौन से तेल का आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है, फॉर अनसर्टेनिटी, यानी पता ही नहीं है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है ऑफरी के साथ। ऑफरी का मतलब जिसको हम ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्सेप्ट करेगा वो ऑफरी कहलाता है, और जो ऑफ़र करता है वो ऑफरर कहलाता है। तो ऑफरी के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपका ऑफ़र आपने कम्युनिकेशन नहीं किया उनसे, बस प्रपोजल रख लो, आप अपने घर पे बैठ के बोल रहे हो कि मैं 100 टन तेल बेचना चाहता हूँ, आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहे हो, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। ठीक है, उनके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, साफ साफ आपको उस तक आपका ऑफ़र पहुंचना चाहिए, तब जाके माना जाएगा कि आपने ऑफ़र किया है। ठीक है, लैंडमार्क केस है, देख लेते हैं। लैंडमार्क केस से ना समझ आ जाती है चीज़ें, और ये लैंडमार्क केसेस बहुत डीप हैं, हम इन्हें शॉर्ट में पढ़ रहे हैं।
ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा डीप है, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन इनकी हो सकती है, लेकिन हम शॉर्ट में करके चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में ही काफ़ी बेस्ट है करना। ठीक है, लैंडमार्क केस देख लेते हैं। लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, वेरी इंपॉर्टेंट केस। अ सर्वेंट वाज सेंट टू फाइंड हिज मास्टर्स मिसिंग नेफ्यू। एक सर्वेंट को भेजा गया, मतलब उसके मास्टर ने भेजा अपने नौकर को कि मेरा मिसिंग नेफ्यू मिसिंग है, उसको ढूंढ के लाओ। वाइल ही वॉज अवे, जब वो नौकर चला गया तो जो मास्टर था उसने अवार्ड घोषित कर दिया, ठीक है, कि जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको पैसे दूंगा। ठीक है, द सर्वेंट फाउंड द बॉय विदाउट नोइंग अबाउट द, अब जो सर्वेंट था उसे पता नहीं था कि रिवॉर्ड है इस पे, ठीक है, कि मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन वो बच्चे को ढूंढ के ले आया। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट ही कुड नॉट क्लेम, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि वो मनी क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसे तो रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था, उसे तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, बिकॉज एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस, जब तक कि ऑफरी को उसकी नॉलेज ही नहीं है तो ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वॉइड हो जाएगा, यानी जो सर्वेंट है वो क्लेम नहीं कर सकता रिवॉर्ड को क्योंकि उसे कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ उनके बीच में, मास्टर और सर्वेंट के बीच में रिवॉर्ड को लेके। ठीक है, सिंपल कोर्ट ने ये कहा इसमें। डिस्टिंक्शन फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब है जब कोई पर्सन या पार्टी इन्वाइट करती है ऑफर के लिए, जैसे कि गुड्स सजाए हैं शोरूम में, ठीक है, शोरूम में आपने देखा होगा कपड़े लगे रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इन्विटेशन है ऑफर का, कि जब कस्टमर पैसे देगा कैशियर को, कैशियर वो पैसे लेगा और सामान देगा, तो जो कस्टमर पैसे देगा वो ऑफर करेगा पैसे। ठीक है, तो और जो गुड्स लगे हैं वो है इन्विटेशन टू ऑफर, कि आइए और हमें ऑफर दीजिए, इज़ नोन एज इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, तो जो ऑफर है वो अलग है इन्विटेशन टू ऑफर से। एन ऑफर इज़ नॉट सेम एज एन इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर्स, ऑफर इन्विटेशन ऑफ ऑफर से अलग है, यानी इन्विटेशन नहीं है ऑफर। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज़ मेयरली अ प्रिलिमिनरी स्टेप शोइंग अ विलिंगनेस टू नेगोशिएट, जो इन्विटेशन टू ऑफर है वो एक प्रिलिमिनरी स्टेप है, सबसे बेसिक स्टेप है, शोइंग अ विलिंगनेस टू नेगोशिएट, कि आइए और आप नेगोशिएशन करके हमें ऑफर दीजिए। एग्जाम्पल, गुड डिस्प्लेड इन अ शॉप विंडो, ऑक्शन एडवर्टीजमेंट, मीनस और कंपनी का प्रोस्पेक्टस। कंपनी के प्रोस्पेक्टस वाले एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जैसे कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए अपने प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, तो शेयर वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। फिर जब लोग जो है वो शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, वो ऑफ़र करते हैं, मनी ऑफ़र करते हैं, कैपिटल ऑफ़र करते हैं, एंड जब कंपनी अपने शेयर्स बेचती है तो वो एक्सेप्ट करती है उनका ऑफ़र। ठीक है, सिंपल, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, एक लैंडमार्क केस के थ्रू और इसको समझ लेते हैं। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट 1953। द कोर्ट रूल्ड दैट डिस्प्लेइंग आइटम्स ऑन सेल्फ सर्विस शेल्व्स विद प्राइस टैग्स इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर इटसेल्फ, यानी जो कपड़े वगैरह जो आइटम्स लगा रखे हैं वो इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं कहलाया जाएगा वो। द कस्टमर मेक्स द ऑफर एट द कैश काउंटर, कस्टमर कैश काउंटर पे ऑफर करेगा पैसे, एंड द कैशियर एक्सेप्ट, कैशियर उसको एक्सेप्ट करेगा, एंड उनके बीच में कंसिडरेशन हो जाएगी, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। ठीक है, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना इज कंसिडरेशन। ठीक है, क्विड प्रो क्विड, वो हम आगे बढ़ेंगे कंसिडरेशन अभी। अब देख लेते हैं जनरल और स्पेसिफिक ऑफर क्या। पहले देखते हैं स्पेसिफिक ऑफर। एन ऑफर मेड टू डेफिनेट आइडेंटिफिएबल पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जब हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर ग्रुप को ऑफर करते हैं, ठीक है, इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप, और वो बस उसे एक्सेप्ट जो है वो ऑफर सिर्फ वही स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप कर सकता है जिसको हमने ऑफर किया है। ठीक है, जनरल ऑफर क्या होता है, एंड ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एक ऑफर जो पब्लिक को किया जाए, ठीक है, और जो भी उस ऑफर में लिखा है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, सब लोग उसको मान लेते हैं, तो यानी सब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। एनीवन हु हैज़ नॉलेज ऑफ दैट ऑफर कैन एक्सेप्ट इट बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन स्पेसिफाइड इन इट। ठीक है, तो जिसको भी उस ऑफर की नॉलेज है और जो वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जो उसके टर्म्स फुलफिल कर रहा है, वो सब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी जो प्रपोजल में कंडीशंस मेंशन्ड है, यदि कोई उसे फुलफिल कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑफर देख लेते हैं। स्पेसिफिक, वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ओनली दे कैन एक्सेप्ट द ऑफर। जनरल ऑफर डायरेक्टेड टू अ पब्लिक एट लार्ज, एनीवन फुलफिलिंग टर्म्स कैन एक्सेप्ट। ठीक है, लैंडमार्क केस है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं लिख भी देती हूँ। केस लॉज सुन के ना मज़ा आता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पर्सनली जितने भी केस लॉज होते हैं।
ठीक है। लैंडमार्क केस, Carlyle, Mrs. Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company 1893. A company advertised that it would pay €100 to anyone who contracted influenza after using their smoke ball remedy as directed. एक कंपनी है, उसने अपनी एक स्मोक बॉल रेमेडी बनाई, ठीक है। उन्होंने वादा किया पब्लिक से, पब्लिक एडवर्टीजमेंट किया उन्होंने कि जो भी हमारी ये स्मोक बॉल रेमेडी यूज़ करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा मीन्स एक फ्लू होता है इन्फ्लुएंजा, वो नहीं होगा, ठीक है। टू प्रूव देयर सिंसेरिटी दे डिपॉजिट €1000 इन अ बैंक। 1000 यूरो उन्होंने बैंक में जमा भी कर दिया अपनी सिंसेरिटी प्रूव करने के लिए। मिसेस कार्लिल यूज्ड इट एज डायरेक्टेड, जैसा उन्होंने एडवर्टीजमेंट में रेमेडी स्मोक बॉल रेमेडी बता रखी थी, मिसेस कार्लिल ने एग्जैक्टली यूज़ करी, लेकिन फिर भी उन्हें फ्लू हो गया, बट स्टिल कॉट द फ्लू, ठीक है। द कंपनी आर्ग्यूड दैट एन ऑफर कुड नॉट बी मेड टू द एंटायर वर्ल्ड। वो बोल रहे हैं कि सबके लिए ये ऑफर नहीं हो सकता, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए हमने ये ऑफर नहीं किया, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला, द कोर्ट हेल्ड, द इंग्लिश कोर्ट ऑफ अपील रिजेक्टेड द कंपनीज डिफेंस। उन्होंने कंपनी का डिफेंस मना कर दिया। इट रूल्ड दैट जनरल ऑफर कैन बी मेड टू पब्लिक अ लार्ज एंड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड विद एनीवन हु स्टेप्स फॉरवर्ड एंड फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी फॉर्म हो सकता है, क्योंकि एक जनरल ऑफर है, आपने पब्लिकली एडवर्टीजमेंट किया, आपने पब्लिकली वादा किया है, और जिसने भी ये कंडीशंस फुलफिल की हैं उसने वो एक्सेप्ट किया है, एंड आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। सो मिसेस कार्ली वॉज एंटाइटल्ड टू द रिवार्ड, यानी मिसेस कार्लिल को आपको €100 देने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत मज़ेदार केस लॉज होते हैं ये, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सेप्टेंस, देख लेते हैं क्या होता है। जब ऑफरर ऑफर करता है और ऑफरी उसको एक्सेप्ट करता है, उस पर हाँ करता है, अपनी कंसेंट देता है कि हाँ मुझे तुम्हारा ऑफ़र मंजूर है। किसी ने मुझे पैसे दिए, बोला आप मुझे ये सामान दे दीजिए, मैंने बोला हाँ लाइए पैसे, मैं दे देती हूँ आपको ये सामान, तो मैंने क्या किया, एक्सेप्टेंस किया, ठीक, बहुत सिंपल। एक्सेप्टेंस इज़ द एक्ट बाय विच द ऑफर गिव्स देयर एब्सोल्यूट कंसेंट, एब्सोल्यूट यानी पूरी कंसेंट, टू द टर्म्स टू द ऑफर, फाइनलाइजिंग द एग्रीमेंट, यानी जो भी ऑफ़र की टर्म्स हैं कि मैं ₹100 आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ₹100 आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, तो कंसेंट करिए, टर्म्स ऑफ द ऑफर ₹100 टर्म्स थी कि मैं ₹100 करूँगा, फाइनलाइजिंग द एग्रीमेंट, तो हम दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सिंपल, कुछ ऐसा है ही नहीं। लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मिरर टू द ऑफर एग्जैक्टली, जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफर को एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अगर मैंने उसमें कुछ नेगोशिएशन किया, जैसे कि मुझसे किसी ने पूछा कि मैं आपकी कंपनी में ₹100 इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं आप ₹500 इन्वेस्ट करिए, तो ये मेरा काउंटर ऑफर बन जाएगा, ठीक है। इफ़ द ऑफर इंट्रोड्यूस न्यू कंडीशन और चेंज टर्म्स, यानी मैंने चेंज करी कि नहीं आप ₹500 इन्वेस्ट करिए, इट इज़ अ काउंटर ऑफर विच डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल ऑफर। तो जो ओरिजिनल ऑफर था उसका ₹100 वाला, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो गया एंड काउंटर ऑफर वैलिड हो गया, यानी 500 वाला। तो अगर सामने वाला कुछ ऐसी कंडीशन हुई, ठीक है, मान लिया कल को मैं लाइबल हो गई उसके लिए, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि इसने तो मुझे ₹100 का ऑफ़र दिया था और ये वो नहीं, काउंटर ऑफर क्या है 500 का, तो मुझे उसे 500 ही देने पड़ेंगे, ठीक है, वो सब हम आगे देख लेंगे। एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, यानी रीजनेबल हो, एक्सेप्टेंस रीजनेबल हो। मोड जो है, इफ़ द ऑफर स्पेसिफाइज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस वाया ईमेल, जैसे कि एग्जांपल है, यानी जिस मोड के थ्रू कम्युनिकेट करके मुझे ऑफरर ने अपना ऑफ़र दिया, ठीक है, उसी मोड के थ्रू मुझे अपना एक्सेप्टेंस जाहिर करना पड़ेगा। यानी किसी ने मेल पे मुझे ऑफ़र दिया तो मैं मेल पे ही उसको एक्सेप्ट करूँगी, या कोई रीज़नेबल मैंने, या मैं खुद जाके उनके सामने ये बात एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ आइए आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। यानी रीज़नेबल मैनर हो, ऐसा नहीं कि उस तक मेरी बात पहुँचे ही ना, उस तक मेरा एक्सेप्टेंस पहुँचे ही ना, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इफ़ नो मोड इज़ प्रेस्क्राइब्ड इट मस्ट फॉलो अ रीजनेबल स्टैंडर्ड, कि जिस भी तरह से सामने वाले को नॉलेज हो जाए कि मैंने उसका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया, then it would be an acceptance. Okay. Next is communication is mandatory. Mental assent और silence does not equal acceptance. Mental assent यानी मन में मैंने हाँ कर लिया कि हाँ मुझे आपका ऑफ़र मंजूर है, मैंने मन में सोच लिया, या चुप रही मैं, किसी ने मुझे कुछ ऑफ़र किया और मैं चुप रही, तो वो नहीं माना जाएगा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड बैक टू द ऑफर, मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये शर्त मंजूर है, मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट है,
एक लैंडमार्क केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडली, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक तो लैंडमार्क केसेस से हमें चीज़ें आसानी से समझ आती हैं, दूसरा इंटरेस्टिंग होता है, पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लैंडमार्क केसेस, ठीक है। ओके, Feldhaus versus Bindley. An uncle wrote to his nephew offering to buy his horse, adding, "If I hear no more about him, I consider the horse mine." ठीक है, एक अंकल ने अपने नेफ्यू को लेटर लिखा कि मेरा घोड़ा खरीद लो, और फिर उन्होंने लिखा कि अगर वो चुप रहा तो हॉर्स मेरा ही रहेगा, वो नहीं खरीद रहा। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई, नेफ्यू ने उस जो लेटर था उसका रिप्लाई नहीं किया। द कोर्ट हेल्ड दैट साइलेंस कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी साइलेंस कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है, आपने नहीं किया है एक्सेप्ट, ठीक है। साइलेंस का मतलब हम हाँ नहीं मानेंगे। कम्युनिकेशन इज़ एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है कि हाँ आपने एक्सेप्ट किया है कि आप घोड़ा खरीदोगे, ठीक है, आई बाय हॉर्स, आपको ये रिटन में एक्सेप्ट करना था, बट आप साइलेंट रहे, आपने कुछ नहीं लिखा, तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, एक्सेप्टेंस मस्ट प्रीसीड रिवोकेशन, एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट बट नॉट आफ्टरवर्ड, सेक्शन 5 बोलता है ये, यानी कि एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर रिवॉक हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आइए आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, फिर वो एग्रीमेंट बन गया, फिर वो ऑफ़र रिजेक्ट नहीं हो सकता, आप नाट नहीं सकते उसको, आप मुकर नहीं सकते अपनी बात से कि नहीं मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, इट्स लाइक दैट। तो एक्सेप्टेंस मस्ट प्रीसीड रिवोकेशन, ठीक, रिवोकेशन से पहले ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। प्रीसीड रिवोकेशन मीन्स रिजेक्शन, ठीक है। ओके, अब एक चार्ट है, तो ये नोट्स बनाने के काम आ जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं, आपको सब समझ आ जाएगी। ये टेबल आप ड्रॉ कर दोगे ना लास्ट में चीज़ों के बाद, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो इसको ड्रॉ कर देना, अपनी इच्छा है आपकी, मतलब, ठीक है। अब आते हैं मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर, यानी प्रपोजल। तो चलिए मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर देख लेते हैं, ठीक है, कि रिवोकेशन यानी कि विदड्रॉ होना, टेकिंग बैक होना या डिस्ट्रॉय होना। रेवोकेशन वर्ड मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय होना या वापस लेना अपना ऑफर। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जब जो अपना प्रपोजल है, जो ऑफर आपने किया है, उसको आप वापस ले सकते हो। तो सेक्शन 5 में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards। तो जो प्रपोजल है वो वापस लिया जा सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है एक्सेप्टेंस से पहले, लेकिन बाद में जो प्रपोजल है वो रिवोक नहीं हो सकता। अगर ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो जो ऑफर है आप उसको ऑफरर वापस नहीं ले सकते, ठीक है। इसके लिए एक मैक्सिम भी दी गई है, वंस अ लाइटेड मैच इज अप्लाइड टू द गन पाउडर, यानी एक बार माचिस की तीली गन पाउडर में लग गई तो वापस नहीं हो सकता। द ऑफर कैन नॉट बी नो लॉन्गर, मीनिंग वंस एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर, द ऑफर कैन नो लॉन्गर बी रिवोक्ड, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मतलब वही, एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफर आप वापस नहीं ले सकते हो, फिर वो अग्रीमेंट हो जाएगा, फिर आप लीगली बाउंड हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि ऑफर के लिए बेसिक चीज़ जो है लीगल रिलेशन आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप वापस नहीं ले सकते उसको, अगर एक बार सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो, ठीक है। 6 मोड हैं सेक्शन 6 में दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लिसिटली आउटलाइंस हाउ एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड और टर्मिनेटेड, ठीक है। कैसे? नोटिस के थ्रू, लैप्स ऑफ टाइम, फेलियर ऑफ कॉन, डेथ या इंसैनिटी, फेलियर ऑफ कंसिडरेशन है ये, डेथ और इंसैनिटी, काउंटर ऑफर, ठीक है। ओके, पहला देखते हैं बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में इसकी बात हुई है। एन ऑफर इज रिवोक्ड बाय द एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन ऑफ अ नोटिस ऑफ विदड्रॉल बाय द ऑफरर टू द ऑफरी। ये ऑफरर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ना, एक्चुअली ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। जो ऑफर करेगा, जिसको ऑफर किया जा रहा है, किया गया हो, ठीक है। तो जब ऑफरर ही अपना ऑफर वापस ले ले,
ठीक है, उसके एक्सेप्ट करने से पहले ऑफरर ऑफरी को एक नोटिस दे कि मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूँ, तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। ठीक है, द नोटिस मस्ट रीच दी ऑफरी बिफोर दे एक्सेप्ट द ऑफर। उसके एक्सेप्ट करने से पहले आपका जो नोटिस है, आप जो बोल रहे हो, नोटिस दे रहे हो, वो ऑफरी के पास पहुंच जाना चाहिए। लैंडमार्क केस है हैंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर 1892। द कोर्ट हेल्ड दैट द रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर इज ओनली इफेक्टिव व्हेन इट इज एक्चुअली ब्रॉट टू द माइंड ऑफ द पर्सन टू होम द ऑफर वाज मेड। ठीक है, तभी जब उसके माइंड तक वो चीज़ पहुंच जाए कि हम अपना ऑफर वापस ले रहे हैं। ठीक, कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, सेकेंड, बाय लैप्स ऑफ टाइम, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, इफ द ऑफरर प्रेस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस, यानी मैंने एक टाइम लिमिट रखी है कि आप इसी टाइम तक मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो। भाई 2 दिन तक है मेरी ऑफर, ठीक है, 2 दिन के लिए है कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं। ठीक है, द ऑफर ऑटोमेटिकली डाइज व्हेन दैट टाइम एक्सपायर्स, ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप बता रहे हो, तो ऑब्वियसली आप के बीच में कुछ वो नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होगा। इफ़ नो टाइम इज प्रेस्क्राइब द ऑफर लैप्स आफ्टर अ रीजनेबल टाइम, अगर टाइम हमने नहीं दिया तो एक रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर खत्म हो जाता है। इसका हम अभी एग्जांपल देखेंगे। व्हाट इज रीजनेबल डिपेंड्स एंटायरली ऑन फैक्ट्स द नेचर ऑफ गुड्स, यानी मैंने आम लगा रखे हैं, ठीक है, तो जो आम है आप सड़ जाएंगे, 2 दिन बाद सड़ जाएंगे, तो आप 2 दिन तक ही उनको खरीद सकते हो मुझसे, तीसरे दिन नहीं ऑब्वियसली, तो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, सेल और बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल पेरिश्ड आइटम स्लैब्स क्विकली एंड द मार्केट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, इसका एक लैंडमार्क केस देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफ्योर 1866। अ डिफेंडेंट अप्लाइड फॉर शेयर्स इन द कंपनी इन जून, एक डिफेंडेंट है, ठीक है, उसने जून में अप्लाई किया है कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, मतलब द कंपनी एलोकेटेड शेयर्स टू हिम इन नवंबर, ठीक है, लेकिन कंपनी उसको नवंबर में एलोकेट कर रही है। द कोर्ट हेल्ड दैट द ऑफर हैड लैप्स्ड बिकॉज 5 months वॉज अनरीजनेबल डिले फॉर द वॉलेटाइल कमोडिटी लाइक कॉर्पोरेट शेयर्स। तो जो कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि जो ऑफर है वो लैप्स कर गया, आपका ऑफर खत्म, आप 5 महीने बाद अपने शेयर एलोकेट कर रहे हो, और जो शेयर्स होते हैं वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वॉलेटाइल कमोडिटी है, इसका मतलब मैं लिख देती हूँ, मार्केट फ्लक्चुएशंस पे जो डिपेंड करता है ना, वो वाली कमोडिटी है। ठीक है, मार्केट फ्लक्चुएशंस, तो जो शेयर है उनकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, आप 5 महीने बाद क्यों कर रहे हो, क्या पता उस टाइम आपके शेयर्स की वैल्यू कम हो जब वो पर्सन लेना चाह रहा हो, ठीक है, एंड अभी जब बढ़ गई रहेगी तब आप दे रहे हो, ठीक, सो इट्स नॉट लाइक दैट, तो कोर्ट ने यही बोला। ठीक है, बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, यानी एक कंडीशन रखी ऑफरी के सामने, ऑफरर ने जो ऑफर कर रहा है उसने कंडीशन रखी कि अगर आप ये फुलफिल करते हो तो मान लेंगे, इफ़ एन ऑफर रिक्वायर्स द ऑफरी टू फुलफिल अ स्पेसिफिक कंडीशन बिफोर एक्सेप्टिंग इट, आप एक कंडीशन रख रहे हो कि अगर आप ये चीज़ करोगे तब जाके आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो, एंड द ऑफरी फेल्स टू डू इट सो द ऑफर इज ऑटोमेटिकली रिवोक्ड। अगर ऑफरी नहीं कर पाए वो कंडीशन फुलफिल तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी ऑन कंडीशन, ए ने ऑफर किया बी को अपनी कार बेचने के लिए, एक कंडीशन पे बी पेज 10% डिपॉजिट, 10% डॉलर जो है बी बेचेगा, बी देगा ए को एडवांस में फ्राइडे को, बाय फ्राइडे बी फेल्स टू पे द डिपॉजिट, ऑफर रिवोक। फ्राइडे तक बी जो है 10% डिपॉजिट नहीं दे पाया तो ऑफर रिवोक हो गया। ठीक है, तो यानी जो ऑफरी है वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया एक्सेप्ट करने से पहले, तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, सेक्शन 4, द डेथ और मेंटल इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर टर्मिनेट्स द ऑफर, यानी जिसने ऑफर किया है अगर वो पागल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो ऑफर ऑलरेडी रिवोक हो गया। बट ओनली इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी बिफोर द एक्सेप्ट, उसके एक्सेप्ट करने से पहले अगर उसे पता चल गया कि जो डेथ है, यानी मैंने किसी को कल किया कि ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करूँगी, ठीक है, और सामने वाले को पता ही नहीं चला और मेरी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी डेथ हो गई, ऑलरेडी ऑफ़र ख़त्म हो गया। ठीक है, क्रूशियल डिफरेंस फ्रॉम इंग्लिश लॉ। अब इंडियन लॉ थोड़ा अलग है इंग्लिश लॉ से। अंडर इंडियन लॉ इफ़ द ऑफरी एक्सेप्ट एन ऑफर, ऑफरी एक्सेप्ट्स एन ऑफर इन गुड फेथ,
ठीक है, उसे पता नहीं है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, विदाउट नोइंग दैट द ऑफरर हैड पास्ड और बिकम इनसेन। उसे पता ही नहीं है कि मैं मर चुकी हूँ या पागल हो चुकी हूँ। द एक्सेप्टेंस इज वैलिड एंड लीगल हायर्स ऑफ द ऑफरर कैन बी हेल्ड। तो मेरे जो लीगल हायर्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे उसके साथ। इंडियन लॉ ये बोलता है, ठीक है, ईजी है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं। बाय काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर वही मैं आपको बता चुकी, अगर मैं नेगोशिएशन करती हूँ कि नहीं 1000 नहीं आप 500 रुपये इन्वेस्ट करिए, तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा, तो ओरिजिनल ऑफर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। व्हेन एन ऑफरी मॉडिफाइज द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट एज इट इज, दे रिजेक्ट योर ओरिजिनल ऑफर एंड क्रिएट अ ब्रांड न्यू काउंटर ऑफर। द ओरिजिनल ऑफर इज परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। लैंडमार्क केस है, Right versus Range. A offered to sell his farm for 1000 euros. B replied offering 950. A rejected this. B then tried to accept the original offer of 1000. The court held that there was no contract. B's counter offer euro 950 killed the original offer. ठीक है, बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज़ को लेके हम करने वाले हैं, जो मेन कंसिड्रेशन है, वो ही ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि वो ऑफ़र ही रिजेक्ट हो जाए। इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इलीगल, या तो इलीगल हो वो चीज़, और इम्पॉसिबल, या वो चीज़ पॉसिबल ही ना हो, बिफोर द ऑफर इज़ एक्सेप्टेड द ऑफर लैप्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन ऑफर इज़ मेड टू लीज अ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग को लीज करने का ऑफर था, द बिल्डिंग बर्न्स डाउन बिफोर एक्सेप्टेंस, बिल्डिंग जल गई तो ऑफर ऑटोमेटिकली, अब क्या ऑफर बचा। बट ये एक्सेप्ट करने से पहले की चीज़ें हैं सारी, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं, क्योंकि आप लीगल रिलेशंस में नहीं आए हो तब तक। ठीक, इन्विटेशन टू ऑफर जल्दी से देख लेते हैं, या ट्रीट भी बोलते हैं, इंग्लिश लॉ में इसको ट्रीट बोलते हैं, इन्विटेशन टू ट्रीट। ठीक है, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट दैट लुक्स लाइक एन ऑफर बट लैक्स क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ फाइनल लीगल इंटेंट। यानी वही इनवाइट करना ऑफर के लिए, आपका खुद का जो इंटेंशन है वो अभी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का नहीं है, आप बस ऑफर करने के लिए इनवाइट कर रहे हो, आप ऑफर नहीं कर रहे हो, आप ऑफर करने के लिए इनवाइट कर रहे हो। इट इज़ मेयरली एन इन्विटेशन टू द अदर पार्टी टू इनिशिएट नेगोशिएशंस और मेक एन ऑफर टू यू। ठीक है, अब ये डेफिनेशन, ये डिस्टिंक्शन है, आपको ये लर्न होना चाहिए, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा, डिस्टिंग बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये आंसर, ये फॉर्मेट मैंने इस तरह से बना दिया है ताकि आप लोग सब कर लो। ठीक है, तो ये आप खुद पढ़ लेना, ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी। क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, फटाफट से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इन्विटेशन टू ऑफर के। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विंडो एंड सुपरमार्केट शेल्फ, प्लेस होल्डर प्राइसिंग स्टिकर्स और आइटम्स डिस्प्लेड ऑन डिस्प्ले आर इन्विटेशंस। ठीक है, द कस्टमर मेक द ऑफर व्हेन दे टेक द आइटम टू द बिलिंग काउंटर। तो कस्टमर ऑफर करेगा कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ठीक है, बिलिंग काउंटर पे। लैंडमार्क केस है, ए शॉपकीपर डिस्प्लेड अ फ्लिक नाइफ इन हिज फिशर वर्सेस बेल, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके, अ शॉपकीपर डिस्प्लेड अ फ्लिक नाइफ इन हिज शॉप विंडो विद अ प्राइस टैग, सेलिंग फ्लिक नाइफ्स वाज इलीगल। फ्लिक नाइफ्स, आई थिंक चाकू की बात हो रही है। द कोर्ट हेल्ड ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफरिंग इट फॉर सेल बिकॉज अ विंडो डिस्प्ले इज लीगली एन इन्विटेशन टू थ्रेट, नॉट एन ऑफर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, कैटलॉग्स, ऑक्शन स्टैंडर्ड्स, ये सब आप खुद पढ़ लेना एंड खुद देख लेना, कुछ ऐसा हार्ड है नहीं। तो ये एग्जाम्पल है इन्विटेशन टू ऑफर के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, ये पता होना चाहिए। लैंडमार्क केसेस ना बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, एक इसमें भी है ऑक्शंस में। एन एडवर्टाइजमेंट अनाउंसिंग एन ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू ट्रीट, इन्विटेशन टू ट्रीट मीन्स वही इन्विटेशन टू ऑफर। द बिड्स मेड बाय अटेंडीज आर द ऑफर, बिड मतलब सामान बेचना, एक हाथ से पैसे देना और लेना टाइप्स, अटेंडीज आर द ऑफर एंड द फॉल ऑफ द ऑक्शनियर्स गैवल इज द एक्सेप्टेंस। ठीक, ओके, एक्सेप्टेंस देख लेते हैं अब एक बार डिटेल में। हमने एक्सेप्टेंस पहले पढ़ा है बट वो डिटेल में नहीं पढ़ा, अभी हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एंड एक्सेप्टेंस की जो चीज़ें हैं, कैसे कब वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, वो सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है केस लॉज के साथ। तो एक बार एक्सेप्टेंस हम लोग अच्छे से करेंगे एंड उसके बाद हम कंसिडरेशन पे करेंगे मूव।